तो अभी तक हमने देखा था कि यांग जी के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने सरेंडर करने के लिए जाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग जी इस बात से गुस्सा में आ गया था, अपने एक आदमी को गुस्से में आकर पकड़ लेता है। लेकिन फिर जब उसे समझ में आता है कि आखिरकार वो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, तब इसके बाद वो अपने लोगों को यहाँ से जाने देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी के सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि इसे देखकर यांग जी भी कहने लगता है कि हर जनरेशन में कोई ना कोई टैलेंटेड इंडिविजुअल जरूर होता है, लेकिन असल में मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं तो सच में बूढ़ा हो गया हूँ और इसीलिए लॉन्ग बीटी हॉल का फाउंडेशन जो कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा था, अब ऐसा लगता है कि वह मेरे हाथों ही मिटने वाला है। फिर वो इनसे कहने लगता है कि आखिरकार मैं भी एक डेड एंड पर आ गया हूँ और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि मेरे स्किल तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान इसे जिंदा रखने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल तो मुझसे भी ज्यादा हाई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने घोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, तब इस तरह से वहाँ पर तो मेरी जगह खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चिन युआन और जिन भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं और फिर चिन युआन इससे कहने लगता है कि तुमने तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। तब इनकी ऐसी बात सुनकर यांग जी भी समझ गया था कि वो इनके हाथों से नहीं बच पाएगा और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगम सेक्ट के सभी स्टूडेंट एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की एक लड़के के पास आकर कहती है कि तुमने तो वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसमें इंजर्ड हो गए हो। लेकिन इस पर वो लड़का अपने आप को अलग करते हुए कहता है कि यह कोई सीरियस इंजरी नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वैसे भी तो मैं चिंगम सेक्ट का डिसेबल हूँ और इस तरह से डीमन के साथ में फाइट करके मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो कहने लगता है कि अगर इसके लिए मुझे खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके बाद भी मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और फिर वो लू से कहती है कि सॉन्ग तो असल में बिल्कुल एक लॉक के जैसा है। तब इस पर लू उसे कहने लगती है कि तुमने तो इतने सालों से जिम्मेदारी उठाई है और ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि तुम बाहर गई हो, इसीलिए वो लड़की से कहती है कि तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तब इस पर वो लड़की कहने लगती है कि वो आदमी तो सच में बहुत ही बड़ा धूर्त है, जबकि मैंने तो सुना है कि अंकल टियान सच में बहुत ही ज्यादा चालाक और उन्होंने तो गुट्टू सी को मैरिज के लिए किडनैप कर लिया था। इसीलिए वो सॉन्ग को सुनाते हुए कहती है कि आखिरकार वो इसके जैसे लड़के को टीच कैसे कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू भी किसी चीज के बारे में याद करके काफी उदास हो गई थी और फिर कहने लगती है कि यहाँ बिग बैम्बू पीक के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा धूर्त होते हैं। तभी सियाओ कहने लगता है कि हमने यांग जी और उनके लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड किया है, इसीलिए अब हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहने लगता है कि हमने तो मार्स एरिया के बाहर वाले सारे जगह पर ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन आखिरकार इतने दिनों के बाद भी हमें ट्रेजर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब इस पर ली उसे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मार्स के इनर वाले एरिया में इसके लिए तलाशी करना चाहते हैं। जिसके बाद सीनियर फांस यांग कहने लगता है कि मार्स के इनर वाले एरिया में तो बहुत सारे पॉइजन केस और क्रिएचर हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाने में हमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। तब इस पर सियाओ कहने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि हम अपने ज्यादातर स्टूडेंट को बाहर वाले एरिया में ही छोड़ देंगे, जबकि हम इनर वाले एरिया में जाने के लिए हाई कल्टीवेशन वाले कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बारे में बताने के बाद वो इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर वो भी इसके लिए मान गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने यांग जी को मार दिया था, जहां पर चिन युआन कहने लगता है कि यांग जी तो अपने जनरेशन के लिए हीरो था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए यहीं पर आराम करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत ही तेज लाइट भी बाहर आने लगी थी, इसीलिए वे सभी इसके तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे थे। तभी चिन युआन कहने लगता है कि अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इसीलिए इसके बाद हम फिर कभी मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने लोगों को लेकर यहाँ से चली गई थी और
फिर इसके कुछ देर के बाद सियाओ फान भी अपने लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ फान एक जगह पर अकेला बैठा हुआ था और तभी उसका एक आदमी किसी चीज के बारे में बताने के लिए उसके पास आता है। तब सियाओ फान उससे कहने लगता है कि तुम्हारा और शासन का ड्यूटी मार्स के बाहर वाले एरिया में था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हे हुआन सेक्टर और 10,000 पॉइजन सेक्टर के ऊपर अपना पूरी तरह से नजर रखना और अगर कोई भी उसमें चेंज दिखे तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना। तब इस पर वो आदमी कहता है कि मेन हॉल से एक सीक्रेट रिपोर्ट है और फिर उसे बताता है कि चिंग लुंग और जुची कुछ दिन पहले डेथ वाले मार्क एरिया में आए थे। जिसके बाद इसके बारे में सुनते ही सियाओ फान नुक से कहता है कि तुम इसके बारे में और किसी को मत बताना और इसीलिए तुम बिल्कुल पहले की तरह ही काम करते रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसकी बात मानकर वो आदमी यहाँ से चला गया था। जिसके बाद सियाओ फान गाओ को बताता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर गाओ इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, लेकिन मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ और उसके सभी साथी ट्रेजर को खोजने के लिए मार्स के इनर वाले एरिया में गए हुए थे, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी इनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और इसीलिए वे अभी भी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारा पॉइजन केस आ जाता है। इसीलिए सियाओ इन सभी से बॉडी प्रोटेक्शन को यूज करने के लिए कहता है ताकि इस तरह से इनको पॉइजन से कोई भी नुकसान ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी इसके लिए मान गए थे और फिर वे अपने बॉडी प्रोटेक्शन का यूज करते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली के मन में शायद कोई दूसरी प्लानिंग चल रही थी और इसीलिए वो यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर कोई मार्क छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी जिस तरफ से जा रहे थे वहाँ पर बहुत सारी लाइट पावर जनरेट हो रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआन और ग्रैंडपा भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे, जहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि डिमन सेक्ट के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है और इसीलिए अंधकार में कोई एक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि इस दुनिया में एक यूनिक ट्रेजर अपीयर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हुआन को जिन के बारे में चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो ग्रैंडपा से पूछती है कि जिन को वहाँ पर कुछ होगा तो नहीं। तब इस पर ग्रैंडपा उससे कहता है कि सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गांव भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन वो हुआन को देखते ही तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन उसे रोकने के लिए कोशिश करती है और फिर वो उसका अम्ब्रेला वापस करते हुए उसे थैंक यू कहती है। लेकिन इसी के साथ हुआन गांव से कहती है कि मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत ही बड़ी है और इसीलिए हम कभी न कभी फिर से जरूर मिलेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि हुआन अपने ग्रैंडपा के साथ में यहाँ से जाने लगी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव काफी उदास हो गया था और फिर वो भी कुछ सोचते हुए फिर से हुआन के पीछे जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ और उसके साथी ट्रेजर के तलाश में काफी दूर आ गए थे, जहाँ पर सीनियर फांसियांग कहने लगता है कि यहाँ का टॉक्सिन एयर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए वो किसी को भी यहाँ पर कोई भी लापरवाही करने से मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे फिर से इसी तरह से आगे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे बवंडर आने लगे थे, जिसे देखकर वे सभी भी पूरी तरह से केयरफुल हो गए थे और फिर वे किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन फिर यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। इसीलिए ली उनसे कहता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक एयर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पूरी तरह से नॉर्मल है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सियाओ इसे कहता है कि अभी भी हम मार्स वाले एरिया में नहीं पहुंचे हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिचुएशन के बारे में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी जोरों की हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से वे सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और इनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जॉइंट स्नेक इनके सामने आ गया था, जिसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से डर गए होते हैं और वहीं उधर लू भी इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई होती है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।